Yes, students, Assalamu alaikum. Hope you're well. So, in continuation of our previous lecture on Mrs. Dalloway, today I will be talking about uh, some important aspects as well regarding the character of Septimus Warren Smith as well as Clarissa Dalloway. So, जब in the previous lecture we have discussed about the tragic death of Septimus Warren Smith और उसके अलावा हमें पता चला कि कैसी ब्रुटैलिटी थी उस वक्त, कितनी कोल्डनेस थी, कितनी हार्टलेसनेस थी, डॉक्टर्स के प्रोफेशन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, किस तरीके से आप कह लो कि क्रिटिकली एनालाइज किया हमने कि मेडिकल का जो प्रोफेशन है, ही कमिटेड सुसाइड, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ ही कमिटेड सुसाइड, और उसको नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड। डॉक्टर्स जो हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार नहीं है, बिलखसूस डॉक्टर होम्स और सर विलियम ब्रैडशॉ। और इसके अलावा पार्टी का टाइम आ गया है। आज हम जो पढ़ेंगे ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इन दैट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट important themes which make this novel a modern novel. So let's begin. Standing across from the British Museum, Peter Walsh hears the ambulance rush to pick up Septimus' body. अब आप देखो कि सेप्टिमस की जो बॉडी है उसको लेने के लिए वहीं से स्टोरी कंटिन्यू हो रही है कि सेप्टिमस ही फेल ऑफ ऑन द रेलिंग्स ऑफ मिसेस फिल्मर, और वहां से एम्बुलेंस आई है, सेप्टिमस की बॉडी को लेके जा रहे हैं। अब पीटर वॉल्श का पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता चलेगा यहाँ पे। He views the ambulance as one of the triumphs of civilization. The English health system strikes him as humane, and London's community spirit impresses him. अब ये देखो कि ये भी कितना आयरॉनिकल है और डिसइल्यूजनमेंट है एक, कि एक तरफ तो आप देख रहे हो कि एक बंदे को बेरहमी से वो अपनी उसकी मौत होती है, एक ट्रेजिक डेथ होती है, सेप्टिमस बॉडी उसको लेके जाया जा रहा है, एक एम्बुलेंस आती है और पीटर वॉल्श जो है वो इंग्लिश सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। मतलब उसके बारे में सोचा जा रहा है कि ही व्यूज द एम्बुलेंस एज वन ऑफ द ट्रायम्फ्स ऑफ सिविलाइजेशन। और वो किस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है? इंग्लिश हेल्थ सिस्टम को। स्ट्राइक्स हिम एज ह्यूमेन, उसको इनह्यूमेन नहीं कह रहा बल्कि उसको ह्यूमेन कंसिडर कर रहा है। और लंदन कम्युनिटी स्पिरिट इंप्रेसेस हिम, तो ये भी एक आयरॉनिकल चीज है। As he walks towards his hotel, he thinks of Clarissa. अब वो अपने होटल की तरफ जा रहा है और क्लैरिसा के बारे में सोच रहा वो जा रहा है। They used to explore London together by riding the omnibus. Clarissa had a theory that to know somebody one had to seek out the people and places that completed that person. She felt that people spread far beyond their own selves and might even survive in this way after death. क्लैरिसा हैज इन्फ्लुएंस्ड पीटर मोर देन एनीबडी एल्स ही नोज। तो ये सारी बातों को सोचता हुआ जा रहा है अपने होटल की जानिब। अब ये जैसे ही होटल पहुंचता है और क्लैरिसा के साथ अपना गुजारा हुआ वक्त जो है बर्टन में उसको याद कर रहा है, जहां पर दे यूज टू वॉक इन द वुड्स, आर्ग्यू एंड डिस्कस पोएट्री, पीपल एंड पॉलिटिक्स। ये मौजुआत हैं। अब आप ये देखो, ये जितने भी मौजुआत हैं, पोइट्री, पीपल, पॉलिटिक्स, इस पे ये आपस में तबसरा कर रहे हैं, इजहार ख्याल पेश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं। क्लैरिसा वॉज अ रेडिकल इन दोज डेज। क्लैरिसा वॉज अ रेडिकल इन दोज डेज। विच डेज? पास्ट की बात हो रही है, जो वक्त इन्होंने बर्टन में गुजारा था। अच्छा, अब आप एक चीज को नोट करो कि यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो टेक्निक है वो लेके चल रही है ना राइटर। स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में क्लैरिसा भी बर्टन को याद कर रही है, बर्टन के टाइम पीरियड को याद कर रही है। फिर वापस आता है, नैरेटिव शिफ्ट होता है, पीटर फिर बर्टन के टाइम को याद करता है, अपने प्रपोजल को, रिजेक्शन को। फिर वापस आते हैं, सेप्टिमस की सारी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, सारी लाइफ जो है वो चलती रहती है, इस तरीके से उसकी एक पैरेलल स्टोरी चल रही है। अब उसकी लाइफ एंड हो गई है तो अब दोबारा नैरेटिव शिफ्ट हो गया पीटर की जानिब।
At the hotel, Peter receives a letter from Clarissa that says it was heavenly to see him that morning. ये जब होटल पहुंचता है तो इसको बताया जाता है कि जी आपके नाम पे एक लेटर है, वो उस लेटर को रिसीव करता है। लेटर को ओपन करता है तो वो लेटर होता है क्लैरिसा की जानिब से, और क्लैरिसा ने क्या लिखा है कि इट वाज हेवनली टू सी हिम दैट मॉर्निंग। एक तरह से वो अप्रिशिएट कर रही है, अपने दिल की बात कर रही है। पुराने जख्म, पुरानी मोहब्बत जो है वो आज भी दिल में कहीं ना कहीं आग लगा रही है। It was heavenly to see him that morning. He is upset by the letter. लेकिन ये upset है उस letter से, which seems like a nudge in the ribs after his vivid memories of Clarissa. Already वो Clarissa के बारे में सोच रहा है सारी बातें। The hotel now strikes Peter as frigid and impersonal. अब उसको होटल जो है वो, होटल में अपना वक्त जो वहां पे गुजारना है इसने, वो उसको वहां पे किसी अपनायत का एहसास नहीं हो रहा, बल्कि वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहा है, आइसोलेटेड फील कर रहा है होटल के अंदर। ही इमेजिन्स क्लैरिसा regretting her refusal of his marriage proposal and then feeling sorry for him. He pictures her weeping as she wrote him the note. अब ये इमेजिन कर रहा है कि उसने किस कैफियत में जो है ना मुझे ये नोट लिखा होगा, ये लेटर लिख के भेजा होगा। और वो क्या इमेजिन कर रहा है कि क्लैरिसा आंसुओं को, मतलब कि अपनी आंखों में आंसुओं को लिए और पछतावे के साथ, एक गिल्ट के साथ जो है वो उसने मुझे ये लिखा होगा, इट वॉज हेवनली टू सी हिम दैट मॉर्निंग। अब ये इसकी अपनी परसेप्शन है। अच्छा, पीटर looks at a snapshot of Daisy with a fox terrier on her knee. She is dark and very pretty. ये किसकी बात कर रहे हैं जी? ये डेजी को अब याद कर रहा है। Peter shaves and dresses for dinner. He wonders whether his marriage to Daisy would be good for her, as it would mean giving up her children and being judged by society. He is conflicted about Daisy. ये जी कॉन्फ्लिक्ट बताया जा रहा है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट है जी। He is conflicted about Daisy. He does not like the idea of being faithful to her, but he hates the idea of Daisy being with anyone else. तो यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। पहले तो ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है कि आया ये डेजी के साथ जो शादी कर रहा है या उसके साथ ये फेथफुल है, तो ये ठीक है कि नहीं। सो ही डज नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग फेथफुल टू हर, लेकिन ही हेट्स द आइडिया ऑफ डेजी बीइंग विद एनीवन एल्स, कि भाई वो डेजी को पसंद भी कर रहा है लेकिन पता नहीं उसके साथ वो रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। तो ये जो डायलेमा है, जो एब्सर्डिटी है, जो अनश्योरिटी या अनसर्टेनिटी है, ये मॉडर्न थीम है जो इस नॉवल को और भी इंटरेस्टिंग और बड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है कैरेक्टर्स को। He quickly disregards the age difference between them. अच्छा खासा फर्क है उम्र का, and takes comfort in knowing she adores him. He decides that if he retires, he will write books. अब ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। जो राइटर है वो हमें बता रहा है कि what is happening inside the head of the character. मतलब वो शेव भी कर रहा है, वो डिनर के लिए अपने कपड़े भी रेडी कर रहा है, कपड़े चेंज कर रहा है, और साथ साथ सारी बातें जो है सोच रहा है, ठीक है, और डिसीजन भी ले लेता है जी कि इफ ही रिटायर्स ही विल राइट बुक्स। अब डिनर का टाइम आ गया जी। द अदर होटल, सॉरी, ये अब रात को डिनर टाइम है। द अदर होटल गेस्ट्स फाइंड हिम अपीलिंग। जैसे ये वहां पे होटल में आ रहा है, डिनर के टाइम पे आता है, तो सारे होटल के जो गेस्ट होते हैं वो इसको बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा हैंडसम कंसिडर करते हैं। His self-composure and serious approach to eating his dinner win him their respect. They like the way he orders Bartlett pears firmly. The guests wish to talk with one another, but they feel shy. In the smoking room, Peter and the Morris family make small talk. Peter thinks they like him. He decides to go to Clarissa's party to find out what the conservatives are doing in India and to hear the gossip. तो ये सारी एक हमें थोड़ा सा पता चलता है पीटर के बारे में, क्योंकि अब नैरेटिव शिफ्ट हो गया है, तो पीटर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमें दिखाया गया है। अब पीटर सिट्स इन अ wicker chair on the hotel steps. The night is hot but lighter than he used to because because daylight savings has been introduced since he was last in London. He reads the paper and watches young people pass by on their way to the movies. He thinks the social structure is changing and that experience enriches life. अब ये यंग पीपल्स को जब देख रहा है जो पास से गुजर रहे हैं, तो ये अपने वक्त को सोचता है और देखता है कि भी अब जनरेशन चेंज हो गई है, आजकल के नौजवान जो हैं उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं,
जनरेशन गैप को फील करता है और अपनी एजिंग को भी महसूस करता है कि भी आप सच में वो एक मिडल एज में पहुंच चुका है, अब वो ओल्ड हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी अपनी मौत के करीब जा रहा है। He sets off for Clarissas and feels that he is about to have an experience. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो he sets out for Clarissas and feels that he is about to have an experience. Now, which kind of experience he is going to get, we will see in the coming section. He looks in people's lighted windows on his way. जो ऐसी लोगों के पास जो घरों में खिड़कियां होती हैं, खिड़की अंदर कमरों में रोशनियां हैं, तो विंडो से अंदर नजर आता है, तो ये देखता हुआ जा रहा है। एंड एंजॉय द रिचनेस ऑफ लाइफ, कि लोग किस हद तक जो है जिंदगी अपनी जो है वो, मैंने आपको बताया कि विंडोज, रूम्स, ये असल में शो कर रही हैं इस नॉवल के अंदर मेटाफोरिकली ह्यूमन सोल्स को, रिचनेस ऑफ लाइफ को, तो ये सेलिब्रेट कर रहा है इन चीजों को। एट क्लैरिसाज हाउस, पीटर स्टील्स हिमसेल्फ, opens the blade of his pocket knife and enters the party. ठीक है, Peter steals himself, opens the blade of his pocket knife and enters the party. अब इसकी वो हमेशा से जो इसकी आदत है कि वो पॉकेट नाइफ को ऐसे ऐसे करके खेलता है, उससे खेलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सेक्शन जो है पार्ट 9, ये स्टार्ट हुआ था एम्बुलेंस से। The ambulance Peter hears is the one carrying Septimus' body, and Peter's adoring interpretation of the ambulance siren as a triumph of civilization is ironic. कैसे ironic है? क्योंकि Septimus has sought death to escape the very civilization Peter reveres. In the wailing siren, Peter hears all that is good about English society, its humanity, efficiency, and compassion. However, Septimus found those same things constricting and deadening, not liberating and inspiring. Peter stands across from the British Museum, a structure that suggests England's might, tradition, and imperial power. Septimus fought to preserve these virtues during the war, and they eventually became hollow and meaningless to him. अब देखो, हमें दो डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं। शुरू में हमने क्लैरिसा और सेप्टिमस का कंपैरिजन किया पिछले लेक्चर में। आज हम बात करते हैं पीटर और सेप्टिमस के हवाले से। अब पीटर वॉल्श जो है वो जब एम्बुलेंस की आवाज सुनता है तो वो इसको एक कहता है कि इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, और वो कहता है कि इंग्लिश सोसाइटी में कितनी ह्यूमैनिटी है, कितनी एफिशिएंसी है, कितना कंपैशन है लोगों के लिए। जबकि ऑन द अदर हैंड हम इसको आयरॉनिकल क्यों कह रहे हैं, जबकि सेप्टिमस जो है वो इसी सोसाइटी को, इसी कंपैशन, इसी ह्यूमैनिटी और इसी एफिशिएंसी, इसी इंग्लिश सोसाइटी को, इसी ब्रिटिश सिविलाइजेशन को, इंग्लिश सिविलाइजेशन को, या आप कह लो यूरोपियन सिविलाइजेशन को सर्व करने के लिए वर्ल्ड वॉर में गया था, और वो इसी का विक्टिम है। ठीक है, फिर ब्रिटिश म्यूजियम के बिल्कुल पास खड़ा है ये। ब्रिटिश म्यूजियम भी सिंबलाइज करता है, सिग्निफिकेंट है जगह ब्रिटिश म्यूजियम, क्योंकि वो भी एक इंग्लिश हिस्ट्री को, उस वक्त की जो आप कह लो कि अंग्रेजों की जो तारीख है, म्यूजियम में कोई ऑर्डिनरी चीज तो नहीं होती ना, एंटीक चीजें होती हैं, फेमस चीजें होती हैं, आपकी सिविलाइजेशन, आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है म्यूजियम। म्यूजियम में जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, म्यूजियम में जितनी भी चीजें होती हैं, वो कीमती होती हैं, वैल्यूएबल चीजें होती हैं, और पास्ट आपकी हिस्ट्री के साथ आपको जोड़ती हैं कि आप कौन थे, आपकी सिविलाइजेशन, आप कितने अजीम तर हो। आपका म्यूजियम जो होता है आपको ये चीजें बताता है। तो उस म्यूजियम के पास पीटर वॉल्श मौजूद है, और वहीं पर ये एम्बुलेंस वाला जो है सीन क्रिएट होता है। एम्बुलेंस का जो सायरन है वो बड़ा ही निहायत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखो कि मुख्तलिफ साउंड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कार क्रैश हुआ, ठीक है, उसके बाद बिग बैन बार बार आएगा, फिर कभी चर्च की घंटी की आवाज आएगी आपको, कभी डोर बेल की आवाज आएगी आपको, और यहाँ पर एम्बुलेंस का जो सायरन है, जो इस नॉवल को खूबसूरत भी बनाता है और कॉम्प्लिकेटेड भी बनाता है, कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, क्योंकि प्लॉट जो है वो नॉन लीनियर है। उस प्लॉट को मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स में फ्रेगमेंटेशन के साथ लिखा गया है, तहरीर किया गया है वर्जीनिया वुल्फ की जानिब से, और वो मुख्तलिफ ब्रेक्स लेती है उस प्लॉट को, उस रिदम को, उस मोमेंटम को ब्रेक करती है थ्रू यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। इसी को तो हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। और उस प्लॉट को कैसे, उस प्लॉट को नॉन लिनियर बनाया गया यूजिंग दीज साउंड्स।
तो एम्बुलेंस का जो सायरन है वो बड़ा सिंबॉलिक है यहाँ पर, विच रिप्रेजेंट्स पीटर के नजदीक वो ह्यूमैनिटी को शो करता है, कंपैशन को, एफिशिएंसी को शो कर रहा है, जबकि सेप्टिमस फाउंड द सेम थिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड डेडनिंग, वो इसको लिबरेटिंग या इंस्पायरिंग नहीं समझता। इसके अलावा आप देखो कि पीटर स्टैंड्स अक्रॉस द ब्रिटिश म्यूजियम अ स्ट्रक्चर दैट सजेस्ट इंग्लैंड्स माइट, ट्रेडिशन एंड इंपीरियल पावर। ब्रिटिश म्यूजियम को क्या शो कर रहा है? इंपीरियल पावर और माइटीनेस को और ट्रेडिशन को, और इसी का मुहाफिज असल में था सेप्टिमस, जिसको बचाने के लिए, जिसको प्रिजर्व करने के लिए, और यही वर्च्यूज हैं जिनको बचाने के लिए सेप्टिमस वॉर में गया था। ठीक है, बट द इनह्यूमैनिटी ऑफ द इंग्लिश मेडिकल सिस्टम प्लेड अ पार्ट इन सेप्टिमस डेथ। वो मीनिंगलेसनेस फील कर रहा है, ये मेडिकल के प्रोफेशन को इनकरेज कर रहा है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है, जबकि इसी मेडिकल प्रोफेशन की वजह से सेप्टिमस की डेथ हुई है। Peter hears humanity in the ambulance siren, but the inhumanity of the English medical system played a part in Septimus' death. आगे कहते हैं जी, पीटर constantly notices the civilization of England and the repetition of the word juxtaposed with Septimus' death calls Peter's accuracy into question. कि भाई वो कितना एक्यूरेट है, कितना सिविलाइज है, वो बार बार सिविलाइजेशन को सेलिब्रेट कर रहा है, वो बार बार इंग्लैंड की सिविलाइजेशन को पे इंप्रेस हो रहा है, इंस्पायर हो रहा है बार बार। और ये एक तरह से क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसी सिविलाइजेशन जहां पे सेप्टिमस जैसा बंदा भी एग्जिस्ट करता है और उसकी ट्रेजिक मौत पे कोई भी, नो बडी इज टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है कि पीटर किस हद तक एक्यूरेट है। London is surely no gentler than the countries such as India. England sets out to civilize through colonization. तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया की एग्जांपल दी जा रही है कि लंदन जो है वो इतना कोई सिविलाइज नहीं है। अब ये वाइट मैन्स बर्डन, वाइट सुप्रीमेसी को भी शो करता है कि गोरे जब इंडिया गए थे तो किस मकसद से गए थे, ताकि उसको कोलोनाइज कर सके। अब आप नॉवल की सेटिंग भी देखो, 1920s है, ये कोलोनाइजेशन का दौर है। कोलोनाइजेशन ने क्या किया कि लोगों को ये उनके जहन में ये चीज, इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, इस चीज को डाल दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया कि भाई हम तो कॉलोनाइजर्स जो है आए हैं, आप लोगों को सिविलाइज करने आए हैं, आप लोगों को तहजीब याफ्ता सिखा बनाने आए हैं। तो हमारी, वो अपनी वाइट सुप्रीमेसी को कहते थे ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे कंधों पे बोझ है, वाइट मैन्स बर्डन इसको कहा जाता है, इस फिलॉसफी को, इस थ्योरी को, कि वी हैव टू सिविलाइज, हमने बेड़ा उठा लिया कि भाई दुनिया को सिविलाइज करना है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है दर हकीकत असल में क्या है, असल हकीकत क्या है। हकीकत में इंग्लिश सोसाइटी जो है, इंग्लैंड जो है, वो उसके हालात भी कुछ इंडिया से ज्यादा अच्छे नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सिविलाइजेशन, कि वो भी इतना ही सिविलाइज है जितना कि इंडिया सिविलाइज है। आगे देखते हैं कि इंग्लैंड सेट्स, सॉरी, likewise the communal spirit Peter observes in London is also questionable. कम्युनल का मतलब कम्युनिटी कितना साथ देती है एक दूसरे का, ये भी क्वेश्चनेबल है। कैसे क्वेश्चनेबल है? सिंस द लंडनर्स इन द नॉवल, इवन पीटर हिमसेल्फ आर इनक्रेडिबली आइसोलेटेड, कि भाई वो कहता है कि लंदन में रहने वाले कम्युनिटी लोग जो है कैसे कम्युनिटी में आपस में यूनाइटेड रह रहे। ये भी आयरॉनिकल है, क्वेश्चनेबल है, क्योंकि पीटर हिमसेल्फ ही इज अ रेजिडेंट ऑफ लंदन एंड ही इज वेरी मच एलिनेटेड एंड आइसोलेटेड। अब हमने थोड़ी देर पहले इसका जो होटल का इंसिडेंट देखा कि वो भी शो कर रहा है कि ये कितना तन्हा है। क्लैरिसा लंदन में रह रही है लेकिन वो भी आइसोलेट है। एलिजाबेथ लंदन में रह रही है लेकिन वो ऑल दो किलमन के साथ होती है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एलिनेटेड है। रिचर्ड डैलोवे वो भी एलिनेटेड फील करता है खुद को। ह्यू विटमेरेड वो भी एलिनेटेड, अकेला वॉक कर रहा है जी, वो भी फील करता है अपने आप को आइसोलेटेड। तो जिसमें इस सेप्टिमस भी, ऑल दो रजिया उसके साथ है लेकिन चलो वो तो ट्रॉमेटाइज्ड है, जो रजिया है वो, उसका हस्बैंड साथ है लेकिन वो बीमार है, इसलिए वो अपने आप को यहाँ पे एलिनेटेड और आइसोलेटेड फील करती है। और दूसरी वजह ये भी है कि वो जो है शी इज अ फॉरनर इन इंग्लैंड और स्पेशली इन लंदन। फिर मिस किलमन का जो करेक्टर है, लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो भी अपनी जर्मन एंसेस्ट्री की वजह से अपने आप को यहाँ पर एलिनेटेड फील करती है। ठीक है, तो ये एक आयरॉनिकल है कि भाई यहाँ पे बड़ा कम्युनल स्पिरिट मौजूद है। तो पीटर ने ये जो बात की है कि पीटर ने ये जो ऑब्जर्व करता है लंदन में बड़ा कम्युनल स्पिरिट है, तो ये भी क्वेश्चनेबल है।
पीटर रीड्स द वर्ल्ड ओनली सुपरफिशियली, तो वो सुपरफिशियल वर्ल्ड को सिर्फ रीड कर सकता है। पीटर जो है वो लोगों को डीपली नहीं जानता। पीटर को जो बज़ाहिर चीज नजर आती है वो उस पर राय कायम कर लेता है। सीइंग व्हाट ही वांट्स टू सी एंड नॉट प्रॉबिंग टू डीपली बीनीथ द सरफेस, तो ये बीनीथ द सरफेस चीजों को नहीं देखता और सिर्फ वो चीजें देखना चाहता है जो मतलब अगला दिखाना चाहता है वही चीजें ये देखता है, या जो ये देखना चाहता है सिर्फ उसी पे अपनी राय कायम कर लेता है, अपनी परसेप्शन क्रिएट करता है। आगे देखते हैं हम कि सेप्टिमस परहैप्स प्रोब्स टू डीपली। सेप्टिमस जो है वो बहुत डीप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। वो बिटवीन द लाइंस, बिटवीन या बिलो द सरफेस जाके भी चीजों को, बीनीथ द सरफेस पे भी चीजों को जाके देखता है। एंड ही कैन नॉट बियर व्हाट ही फाइंड्स, जब उसको पता चलता है कि ह्यूमन नेचर कितनी खराब है, मेडिकल के डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते, बल्कि वो अपनी वजह से अब एक तरह से कॉलोनाइजर ही है और हमारी सोल्स को कॉलोनाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेप्टिमस और पीटर, दे रीड द सेम क्रिकेट स्कोर्स एंड द सेम न्यूज इन द इवनिंग पेपर, a similarity that emphasizes the different ways in which each man interprets the same word। तो इन दोनों की आदत होती है कि भाई अखबार में सेम क्रिकेट न्यूज पढ़ते हैं और सेम न्यूज पढ़ते हैं, क्रिकेट स्कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है चीजों को देखने का। यहाँ पर हमें ये भी इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है जो लिटरेचर की ब्यूटी भी है, कि एक चीज के एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। एक टेक्स्ट को मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट किया जाता है। लिटरेचर का जो स्कॉलर होता है, लिटरेचर का जो स्टूडेंट होता है, लिटरेचर का ये हुस्न भी ऐसा है कि आप अगर एक ही टेक्स्ट को एक बार पढ़ो तो आप दोबारा जब पढ़ते हो तो आपको कोई नए मीनिंग्स आपको उसमें दिखाई देंगे। जब आप थर्ड टाइम पढ़ोगे तो फिर आपको कोई तीसरे मीनिंग्स नजर आएंगे। एक तो ये इसकी है। इसके अलावा मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं कि आप किसी टेक्स्ट को फेमिनिस्ट लेंस से देख सकते हो, आप निहिलिस्ट लेंस से देख सकते हो, स्ट्रक्चरलिस्ट लेंस से देख सकते हो, आप मार्क्सिस्ट लेंस से देख सकते हो, साइकोएनालिटिक लेंस से देख सकते हो। So different theories, different approaches, different lenses are present to have to get multiple interpretations of the same text। ठीक है, तो इसी तरीके से पीटर और सेप्टिमस की लाइफ जो है वो भी बड़ी सिंबॉलिक है। उनका कंपैरिजन भी हम कैरेक्टर का कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। दो पीटर कॉन्स्टेंटली डाउट्स हिमसेल्फ एंड हिज डिसीजंस at the hotel and the dinner he momentarily reveals the kind of a man he could be or wants to be। अब डिनर पे वो अपना बेस्ट प्रेजेंट करता है कि वो कैसा बनना चाहता है, बड़ा एक जेंटलमैन, के लोग उसको सुने, लोग उसको एनवी करें, लोग उसको कहो ओ वाह व्हाट अ जेंटलमैन ही इज। सो ये अपने आप अपना बेस्ट प्रेजेंट करता है डिनर के टाइम। और अब तक क्या है कि पीटर हैज सीम्ड हिस्टेरिकल, bursting into tears in front of Clarissa and claiming madly to himself that he no longer loves her। सम टाइम आपको एश्योरेंस चाहिए होती है हर चीज की। अब आप देखो कि मॉडर्न नॉवेल्स जो हैं इसमें कैरेक्टर के जहन के अंदर झांक के हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं कि इंसान फितरी तौर पे कैसा है, इंसान क्या सोचता है, इंसान सोचता क्या है। अब वो बार बार अपने आप को रिमाइंड करवा रहा है। वाई देर इज अ नीड टू रिमाइंड हिमसेल्फ दैट ही डज नॉट लव क्लैरिसा, no longer in love with Clarissa। Why? He has to remind himself। वो अपने जहन में बार बार खुद को ये याद करा रहा है कि नहीं भाई अब क्लैरिसा से अब तुम मोहब्बत नहीं करते। बार बार उसको ये याद कराने की नौबत आ रही है, क्यों जरूरत पेश आ रही है? Because he is not sure about it, because he is uncertain about it, because he is absurd about it। इसी को अनसर्टेनिटी को मॉडर्निज्म में दिखाया जाता है, मॉडर्न नॉवल के अंदर या मॉडर्न टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, at the hotel, however, he seems composed and in control। As he moves about his room, he imagines how Daisy sees him as a reliable man who shaves, dresses, and takes firm control of life's small details। क्योंकि small detail है ना, shaving, dressing। He suspects he cannot actually make her happy। इसको अब शक है, अपने ही ऊपर शक है। He is not sure about it। ये अपने ऊपर शक है कि भाई ये उस खातून को जो है वो लड़की को खुश नहीं रख सकता। एंड दैट शी विल बी बेटर ऑफ विदाउट हिम, और साथ ये भी सोचता है कि मेरे बगैर जो है वो ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकती है। बट ऑन द अदर हैंड ही सीम्स टू लाइक द फीलिंग ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन एंड लुक्ड अप टू बाय दिस यंगर, यंगर का मतलब डेजी। अच्छा, लोग जो होते हैं वो, कुछ लोग होते हैं वो ये चाहते भी हैं कि वो ऐसे बने कि उनको फॉलो किया जाए।
लोगों के लिए आइडियल बने। अब देखो, पीटर के लिए बहुत से लोग आइडियल हैं, वो उनको आइडियलाइज करता है, रिचर्ड को आइडियलाइज करता है, वो रिचर्ड जैसा सक्सेसफुल नहीं है। ह्यू विटब्रेड जो है वो उसको पसंद नहीं करता शुरू से, और उस जैसा वो सक्सेसफुल भी नहीं है। जैसा भी है वो बहुत मॉक करता है, बहुत जो है ना लान तान करता है इन पे, और बहुत क्रिटिसाइज भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये चीज, ये ख्वाहिश है कि वो मानता है, इस बात को रियलाइज करता है कि ही इज अ फेलियर। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि ही कंसिडर्स हिमसेल्फ, ही रियलाइज एंड ही एक्सेप्ट दिस थिंग दैट ही हैज बीन अ फेलियर इन हिज लाइफ, कि कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सका अपनी जिंदगी में। तो अब वो इस आइडिया को पसंद भी करता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, इसको शक है भाई, पता नहीं है उसको खुश रख सकेगा कि नहीं, लेकिन साथ साथ इसको ये भी है कि वो मेरे से यंगर है, और जब वो मेरे पे डिपेंड कर रही होगी तो ये अच्छी बात है एक तरह से, कि भाई कोई तो मुझ पे भी डिपेंड करे, कोई तो मुझे भी अपना आइडियल समझे, कोई तो मेरी भी बातों को अप्रिशिएट करे। तो ये आइडिया है जो इसको कह रहा है कि नहीं। फिर साथ फुलिश गर्ल, क्योंकि बेवकूफ है वो, लड़की है, यंग है। At the dinner, Peter slides more fully into the version of himself. With dignified detachment, he selects wine and eats his dinner. With dignified detachment, he he selects wine and eats his dinner, showing more composure than any other point in the novel. When Peter orders his Bartlett pears, the new Peter seems to crystallize. He knows exactly what he wants and says so clearly. अब अपना लुक दिखा रहा है लोगों को, एक इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहा है डिनर के ऊपर। Gone for the moment are the usual hemming and hawing, the incessant justifications and qualifications that usually blot his thoughts and desire. For this short moment at the table, he is comfortable in his own skin. ठीक है। अब यहीं पे क्लैरिसा का दूसरी जगह, क्लैरिसा recognizes the conflict between nurturing her need for privacy and fulfilling her desire to emerge and communicate with others, which is why she throws her parties. ये हमें इस पार्ट में ही पता चलता है, हम इसको मजीद डिस्कस भी करेंगे आगे जब हम पार्ट 10 कंप्लीट कर लेंगे। तो she realizes कि there is a need for privacy and she has a desire to communicate with others. इसके लिए ये दो पर्पस हैं, एक प्राइवेसी अपनी जगह, लेकिन कम्युनिकेशन भी बड़ा जरूरी है। तो उस कम्युनिकेशन के लिए ये अपने आप को, अपनी आइसोलेशन को, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया कि अपनी जिंदगी की खला को पुर करने के लिए, टू फिल द वेकेंट स्पेस इन हर लाइफ, अपनी आइसोलेशन को, अपनी एलिनेशन को खत्म करने के लिए ये पार्टीज को थ्रो करती है, ताकि लोग आए इसकी पार्टीज में गपशप करें, बातचीत करें, और खुश होके घर जाएं और कहें वाओ व्हाट अ पार्टी इट वाज। सो पीटर कंपेयर्स पीपल to fish that swim for ages in the gloomy depths and occasionally need to come to the surface and frolic in the wind wrinkled waves. तो ये wind wrinkled waves ये भी symbolic है. People need to form community, however brief, they need to gossip at parties. ठीक है, कि पीटर मस्ट फॉर्म कम्युनिटी, लोगों में आपस में कोई ग्रुप्स होने चाहिए, ग्रुपिंग होनी चाहिए, हाउ एवर ब्रीफ, बेशक मुख्तसर सी मुलाकात हो, बट दे नीड टू गॉसिप एट पार्टीज. The effort to communicate requires endurance, which is why Peter prepares himself and opens his knife before entering the party, and why Clarissa purses her lips and creates a composed diamond face for the world. Septimus was tortured in the private world of his own soul after the world war, and with his inability to hold himself together was also at the mercy of the public world. अच्छा, अब आप ये देखो कि क्लैरिसा हो गया, पीटर हो गया, ये डिपेंड कर रहे हैं पब्लिक पे, ये डिपेंड कर रहे हैं लोगों के ऊपर। सेप्टिमस जो सोल है, उसकी सोल भी डिपेंड कर रही थी ना डॉक्टर्स के ऊपर, बट ही डिसाइड्स टू टेक अ डिसीजन वेयर he decides not to give up his soul to other, rather he sacrificed himself, he willingly, he intentionally, he committed suicide, he killed himself, he thrown himself out of the window. He could no longer summon the endurance necessary to face the world or even exist. अच्छा, फिर हम आगे देखते हैं कि दो पीटर ऑफन मिसजजेस एंड क्रिटिसाइजेस क्लैरिसा, कि although वो क्लैरिसा को मिसजज करता है, क्रिटिसाइज करता है, he admires her endurance and strength, कि कितनी हिम्मत है इस औरत की
कि इस उम्र में भी वो पार्टीज थ्रो करती है, वो सारी एफर्ट करती है और लोगों को एक बहुत कमाल की पार्टी प्रेजेंट करती है जहाँ पे लोग आते हैं कुछ देर के लिए सही, बाकी चीज़ों से एस्केप ढूंढ के यहाँ पे खुश होते हैं। तो वो उसकी इस एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करता है। क्लैरिसा मे हैव हर फेलिंग्स एंड वीकनेसेस, बट हर डिटर्मिनेशन टू स्टिच टुगेदर हर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड्स। अब ये स्टिचिंग टुगेदर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्यों स्टिचिंग टुगेदर? क्या हम देखते हैं कि जब पीटर आता है तो क्लैरिसा अपने उस कपड़े को सी रही होती है, मेंडिंग कर रही होती है, जो गाउन जिसने पार्टी में पहनना होता है, ड्रेस। हाउएवर ब्रीफली और इनफ्रीक्वेंटली मेक्स अप आर रिमार्केबल वुमन, कि उसकी यही एबिलिटी जो है कि वो अपने इंटरनल वर्ल्ड को और एक्सटर्नल वर्ल्ड को स्टिच करना जानती है, ये उसको रिमार्केबल खातून बनाते हैं। अब यहाँ से हम पार्ट 10 का आगाज करते हैं, तो लेट्स बिगिन। The Dalloway servants rush around and make last minute party preparations। अब पार्टी स्टार्ट हो गई है, जिस पार्टी का हमें इंतजार था, पूरा दिन की कहानी है, पूरा नॉवल खत्म हो रहा है, आखिर में जाके ये पार्टी आई है। Prime Minister is supposed to arrive, but this does not make any difference to the cook, Mrs. Walker, who is overwhelmed with work. Dinner over, the female guests go upstairs and the men call to the kitchen for the imperial touquet, a sweet wine. Elizabeth worries about her dog and tells a servant to check on it. अब ये प्रायोरिटीज हैं, हर बंदा अपने कामों में लगा हुआ है और एलिजाबेथ जो है शी इज वरीड अबाउट हर डॉग। More people arrive and the men join the women upstairs. Clarissa says, "How delightful to see you" to everybody. सबको कह रही है how delightful to see you। मतलब कि ये एक सुपरफिशियल वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है कि कैसे आप पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हो, आप एक एलीट क्लास से बिलोंग करते हो और आप कैसे लोगों को वेलकम करते हो। टू एवरीबडी शी इज सेइंग हाउ डिलाइटफुल टू सी यू, विच पीटर फाइंड्स इनसिंसियर। ये देखो, पीटर जानता है क्लैरिसा को, कि पीटर जानता है क्लैरिसा हर बंदे को कह रही है ना हाउ डिलाइटफुल टू सी यू। पीटर जानता है असल में दर हकीकत कि वो हर किसी को देख के डिलाइटफुल नहीं हो रही। He wishes he had stayed at home। अब ये बोर हुआ हुआ है वहां पे। तो मीनिंगलेसनेस, बोर, लेजीनेस, डलनेस, ये मॉडर्न कैरेक्टर्स के अंदर बड़ी चीजें ये होती हैं। और वॉर के बाद जो हम पोस्ट वॉर लिटरेचर जितना भी पढ़ते हैं, बिलखसूस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, उसमें जैसे एक एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर है, एक प्ले है बड़ा फेमस, उसका नाम है लुक बैक इन एंगर। उसमें भी आपको ये मिलेगा एंग्री यंग मैन। जो मॉडर्न हीरोज होते हैं मॉडर्न नॉवेल्स के, उसमें एंग्री यंग मैन की क्वालिटीज भी होती हैं, जो बोर होते हैं, लेजी होते हैं। तो यहाँ पे पीटर का कैरेक्टर भी हमें ऐसे ही दिखाई देता है। क्लैरिसा फियर्स हर पार्टी विल बी अ फेलियर। अब ये जी डर रही है जी, इसकी पार्टी जो है ना वो एक फेलियर होगी। क्लैरिसा फियर्स हर पार्टी विल बी अ फेलियर, डरी जा रही है। तो खौफ जो है, फियर जो है, वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट थीम होता है मॉडर्निज्म का, मॉडर्न नॉवल का, मॉडर्न फिक्शन का, या मॉडर्न लिटरेचर का एज अ होल। She is aware of Peter's critical eye, but thinks she would rather be drenched in fire while attempting her party than fade like her Mac cousin Ellie Henderson। एली हेंडरसन इसकी कजन है जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आगे चलते हैं। The wind blows a curtain and Clarissa sees a guest beat it back and go on talking. She thinks her party may be a success after all। जब आपस में बात कर रहे होते हैं, guests continue to arrive but Clarissa does not enjoy herself। वो थोड़ी सी अब होपफुल है कि ठीक है मेरी पार्टी चलेगी चलेगी, सक्सेसफुल होगी, डर भी रही है। She feels anyone could take her role as hostess but is also somewhat proud of her party's success। ठीक है, she feels that anyone can play her part and become she feels anyone could take her role as hostess but is also somewhat proud of her party's success। तो ये बेटे हर सक्सेस, हर रोल, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म नजर आता है यहाँ पे हमें। द हायर्ड बिल्टलर मिस्टर विल्किंस अनाउंसेस लेडी रोस्टर हु टर्न्स आउट टू बी सैली सेटन। अब सैली सेटन जो है ये इसकी वही फ्रेंड जिसके बारे में पूरा नॉवल में सोचती आ रही है। अब ये मैरिड है और सैली आई है जी, उसको अनाउंस करता है लेडी रोस्टर आ रही है जी। जैसे बड़ों की जब शादियां या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, कोई पार्टीज होती हैं, तो एक बंदे को खड़ा कर दिया जाता है, वो पहले नाम अनाउंस करता है कि जी कौन दाखिल हो रहा है। तो वो बोलता है लेडी रोस्टर who turns out to be Sally Seton। Now married, Sally heard about the party through a mutual friend and has arrived unexpectedly। इसको नहीं पता कि सैली यहीं पर मौजूद है। बड़े साल गुजर गए और सैली से मिलती है
Clarissa remembers the moment in her youth when she was thrilled merely to think of being under the same roof with Sally. अब क्लैरिसा अचानक से उस वक्त को याद करती है कि शी इज थ्रिल्ड इवन हैविंग या शेयरिंग द सेम रूफ, कि भाई वो घर में मौजूद है, वो कमरे में मौजूद है, वही सैली आई है। लेकिन इसके बारे में अब आगे जाके हमें पता चलता है कि शी थिंक्स सैली हैज लॉस्ट हर लेस्टर, but they laugh and embrace and seem ecstatic to see one another. ठीक है? With her old bravado and egotism, Sally says she has 5 enormous boys. कितने बच्चे हैं जी इसके? 5। दुनिया बदलने चली थी ये दोनों खवातीन। 5 बच्चे हैं इसके और बहुत अमीर शोहर से इसने शादी की है, वो आम बंदा नहीं है। The Prime Minister arrives, interrupting Clarissa's reunion with Sally. क्लैरिसा और सैली आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो अचानक प्राइम मिनिस्टर आ गया। प्राइम मिनिस्टर कोई छोटा आदमी नहीं है। सारे फिर he does his rounds and retires to a little room with Lady Britain. लेडी ब्रिटेन एक नोबल लेडी है। प्राइम मिनिस्टर उसके साथ गपशप कर रहा है। पीटर वॉल्श कैचेस साइट ऑफ ह्यू विटब्रेड एंड क्रिटिसाइजेस हिम मर्सिलेसली इन हिज थॉट्स। ज़हन में उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मीनवाइल ही वॉचेस क्लैरिसास इन हर सिल्वर ग्रीन mermaid's ड्रेस। ये ड्रेस की सिल्वर ग्रीन mermaid ड्रेस, खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है। एंड फील्स स्टिल शी स्टिल हैज द पावर टू सम अप ऑल ऑफ लाइफ इन अ मोमेंट। ये भाई अभी भी उसके पास ये इख्तियार है कि वो जिंदगी को जो है ना सम अप कर सकती है, ऑल ऑफ लाइफ इन अ मोमेंट, merely by passing by and catching her scarf in some woman's dress. Peter reminds himself that he is not in love with her anymore. अब पीटर को बार बार जरूरत पड़ती है भाई अपने आप को रिमाइंड कराने की, भाई अब वो शादीशुदा है और तू अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बहुत पुरानी हो गई है मोहब्बत, बहुत साल गुजर चुके हैं। Clarissa sees the Prime Minister off and thinks she does not feel passionate about seeing anyone. She prefers the intense hatred inspired by Miss Gilman. Since the emotion is heartful, she returns to the party and mingles with her guest, all of whom seem to have failed in their lives in some regard. अब ये कहती है she returns to the party and mingles with her guest, सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में फेल हुए हैं, सबके फेलियर्स हैं। मिसेस हेल्बरी जो है वो क्लैरिसा को बताती है she looks like her mother and Clarissa is moved. ओल्ड आंट हेलेना आई है, वो आती है और टॉक्स अबाउट ऑर्चर्ड्स एंड बर्मा। सैली कैचेस क्लैरिसा बाय द आर्म, क्लैरिसा को लेके जाती है बट क्लैरिसा इज बिजी एंड सेज शी विल कम बैक लेटर, मीनिंग दैट शी विल टॉक टू हर ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन अदर्स हैव गॉन। Everyone's thoughts dip constantly into the past. ठीक है, हर बंदा अपने अपने माजी के बारे में बातें कर रहा है, सोच रहा है। क्लैरिसा must speak to the Bradshaws. She dislikes Sir William. अब वही ये डॉक्टर है, वही सर विलियम ब्रैडशॉ और लेडी ब्रैडशॉ दोनों आए हैं, but tolerates Lady Bradshaw who tells Clarissa about Septimus suicide. ओए अब ये आके बताती है, क्लैरिसा को नहीं पता सेप्टिमस कौन है, लेकिन ये आके बताती है सेप्टिमस की सुसाइड के बारे में। Clarissa goes into the little room where the prime minister sat so she can be alone. जहाँ पे पहले प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था, ये वहां पे जाती है और ये तन्हा वहां पे वक्त गुजारती है। She feels angry that the Bradshaws brought death to her party. ये अब गुस्सा करती है, कभी मेरी पार्टी को सक्सेसफुल बनाना था मैंने, मैं हर जगह खुशियां बिखेर रही हूँ, वो डेथ का जिक्र क्यों किया मेरी पार्टी पे आके ब्रैडशॉज ने, मतलब लेडी ब्रैडशॉ ने आके। She ruminates about Septimus' death and thinks he has preserved something that is obscured in her own life. ये हम आगे जाके अभी मैं इसको एनालिसिस करूंगा, डिटेल में बताऊंगा आपको। She sees his death as an attempt at communication. She remembers the moment she felt she could die at Burton in total happiness. She considers the young man's death her own disgrace. अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइंस हैं कुछ जिसपे मैं डिटेल में बात करना चाहता हूं कि क्लैरिसा को जब पता चलता है इसके बारे में, सेप्टिमस की डेथ के बारे में, ठीक है, तो क्लैरिसा क्या सोचती है जैसे ही पता चलता है, आते हैं और बताते हैं कि भाई उसकी डेथ हुई है, एक यंग मैन है उसकी डेथ हुई है, तो क्लैरिसा उसके बारे में ही इज नॉट फीलिंग सॉरी बट शी इज फीलिंग गुड that that person is a brave person, he is not a coward person. Why? Because he did not give up his soul to these people, to this medical profession.
टू द वर्ल्ड, वो इंसान आज़ाद है असल में। क्यों? क्योंकि वो इंसान, वो जो एक मॉडर्न पोएम की लाइंस भी है ना, जब आप मॉडर्निज्म को आपने समझना है तो आप ऐसे कह लो कि जब इंसान रिजेक्ट कर देता है फेथ को और वो उसके अंदर आय आ जाती है, या वो ह्यूमनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, तो सब्जेक्ट जब ह्यूमन होता है, मरकज जब इंसान समझता है कि इंसान है, खुदा नहीं है, तो वो कहता है कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप। तो ही इज द कैप्टन ऑफ हिज शिप। क्लैरिसा उसको ऐसे ही परसीव करती है कि उसका उसकी जिंदगी पे इख्तियार था, उसने वो इख्तियार किसी और को नहीं दिया। अगर वो मरा है तो जो प्राइवेसी क्लैरिसा चाहती है अपनी जिंदगी में, जो कम्युनिकेशन क्लैरिसा चाहती है, दर हकीकत उस बंदे ने उस सॉरी जो कम्युनिकेशन ये चाहती है, सेप्टिमस ने सेप्टिमस की जो डेथ है असल में, वो इसी कम्युनिकेशन को शो करती है, डिपिक्ट करती है। कि यहाँ पे है ना, ही सीज हिज डेथ एज एन अटेम्प्ट एट कम्युनिकेशन, एज एन अटेम्प्ट एट कम्युनिकेशन। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंड शी थिंक्स दैट ही हैज प्रिजर्व्ड समथिंग दैट इज obscured in her own life. She remembers the moment she felt she could die at Wilton in total happiness. She considers the young man's death her own disgrace. तो कहती है कि जैसे होता नहीं है कि देख भाई, वो आजादी चाहता था, तू भी आजादी चाहती है, ठीक है। वो आजादी चाहता था, तू भी आजादी चाहती है, तो तेरे लिए जो है ये कितनी डिसग्रेसफुल चीज है कि वो बंदा कितना ग्रेसफुली मर गया। तो अब ये यहाँ पे हमें दो पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं। कुछ लोग हैं वो सुसाइड को समझते हैं कि बुजदली है, लेकिन मॉडर्निस्ट जो है वो सुसाइड को बुजदली नहीं समझ रहे, ठीक है। मॉडर्न नॉवेलिस्ट जो है वो सुसाइड को सेलिब्रेट कर रहा है। और ये एंड में जाके मैं बात करूंगा वर्जीनिया वुल्फ की अपनी लाइफ के बारे में भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। Clarissa looks out the window and sees the old woman in the house across the way going to bed. अब वो जो खातून हमेशा देखा करती है ये कि वो ओल्ड वुमन इन द हाउस अक्रॉस द वे गोइंग टू बेड, शी hears the party behind her and thinks of the words from Shakespeare's play Fear no more the heat of the sun. She identifies with Septimus and feels glad he has thrown his life away. Why? Because both Septimus and Clarissa, they feel, they find it difficult to find the true meanings of life. दोनों की जिंदगी मीनिंगलेस है, दोनों की जिंदगी में मकसद नहीं है, दोनों की जिंदगी में अनसर्टेनिटी है, दोनों की जिंदगी में एलिनेशन है, दोनों की जिंदगी में अब्सर्डिटी है, दोनों की जिंदगी जो है वो आइसोलेटेड है, दोनों जो है वो लोगों में रह के भी खुद को तनहा महसूस करते हैं, और दोनों जो हैं वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, दोनों जो हैं वो अपनी सोल को फ्री चाहते हैं, दोनों अपनी सोल को इंडिपेंडेंट लिबरेट करना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। एक जो है वो आखिरकार जो है वो अपनी सोल जो है उसको सेक्रीफाइस नहीं करता, बल्कि वो ही प्रेफर्स डाइंग इंस्टेड ऑफ गिविंग हिज सोल, सो ही सेक्रीफाइसेस हिमसेल्फ, नॉट टू द डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये मॉडर्न नॉवलिस्ट जितने भी हैं, मॉडर्न राइटर्स जितने भी हैं, वो सुसाइड को सेलिब्रेट करते हैं, वो उसको कंडेम नहीं करते। दे आर नॉट, दे डू नॉट फील सॉरी if somebody commits suicide, बल्कि वो कहते हैं कि it is a action which is a very brave action, कि that they, such people, they do not sacrifice themselves or they do not give up their souls to people or to the world. Instead they decides or they decide to give up their souls according to their own will and desire. So she identifies with Septimus and feels glad he has thrown his life away. She returns to the party where Peter and Sally are gossiping about the past and present and wondering where she is. Sally goes to say good night to Richard. Peter is filled with terror and ecstasy when Clarissa appears. अच्छा, तो यहाँ पे हमारा नॉवल तो खत्म हो जाता है, लेकिन एनालिसिस हम इस पे करते हैं। अभी मैं ये जब हमने सारा नॉवल डिस्कस कर लिया इन दीज 5 lectures, it has been a long lecture series composing of almost 5 hours.
अब यहाँ पर मैं आपको एक दो बातें जो है इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहले हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रिजेम्बलेंस ऑफ वर्जीनिया वुल्फ विद द कैरेक्टर ऑफ सेप्टिमस एंड क्लैरिसा. Septimus' death makes Clarissa party seem even more indulgent than it is. Elizabeth's obsession with her dog, the men's enjoyment of their wine, and Clarissa's gushing welcomes to guests all seem trivial in light of Septimus' suicide. ये बेटे असल में शो करता है कि वहां पे सेप्टिमस की जो डेथ है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, बिल्कुल ही निगेट कर दिया गया। लोग अपनी वाइन्स में, लोग अपनी गॉसिपिंग में, एलिजाबेथ जो है वो अपने डॉग में, और क्लैरिसा जो है वो वेलकम करने में लोगों को अपनी पार्टी में इंटरेस्टेड है। सेप्टिमस की उधर दूसरी तरफ इसी वक्त सेप्टिमस की मौत को जो है सेप्टिमस की सुसाइड जो हुई है। मोर ट्रबलिंग इज द फैक्ट दैट क्लैरिसा's पार्टी entertains Septimus' oppressors. सबसे ज्यादा टेरिबल चीज ये है कि सेप्टिमस की मौत के जो जिम्मेदारान हैं, क्लैरिसा की पार्टी में उनको ऑनरेबल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है। मिस्टर एंड सॉरी जो डॉक्टर विलियम ब्रैडशॉ जो है, सर विलियम ब्रैडशॉ को। मोस्ट ऑफ द गेस्ट सीम टू हैव फेल्ड इन सम वे एंड नियरली ऑल लिव इन द बबल वर्ल्ड ऑफ अपर क्लास इंग्लैंड. बबल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि ये सब सुपरफिशियल लाइफ्स गुजार रहे हैं, आर्टिफिशियल जिंदगी गुजार रहे हैं। नेचुरल असल में ये दर हकीकत कुछ और है। वही बात है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के कुछ और। Clarissa's stuffy Aunt Helena, the botanist who believes in suppressing emotion and any interesting topic of conversation, spend a lifetime weighing flowers down with books to make them flat. अच्छा, इसको आगे थोड़ा सा मैं आगे चला जाता हूँ. The Prime Minister himself is present, a comical, slightly pathetic figure who struggles to a figurehead to a public desperate for symbols. The social system is empty and even ridiculous, but Clarissa and her guests uphold it nonetheless. अब क्लैरिसा की पार्टी में जितने गेस्ट आए हैं वो सारे सुपरफिशियल हैं। पॉलिटिशियंस को देख लो, एरिस्टोक्रेट्स को देख लो, सारी जो एलिट क्लास है, लेडीज जेंटलमैन हैं, वो अब बज़ाहिर कुछ और है और अंदर से उनकी जिंदगी जो वो अंदर से होलो है। वो जो टी.एस. एलियट ने इसी मॉडर्न एज अ मॉडर्न पोएट हम उसको पढ़ते हैं ना, जो उसने नज्म लिखी थी कि अब हम उस दौर में रह रहे हैं कि वेयर वी आर होलो। उसकी वो पोएम का नाम है द होलो मैन, आई थिंक द होलो मैन या द होलो मैन। होलो मैन का मतलब क्या है कि वी आर फ्रॉम द इनसाइड, वी फील नथिंग, वी बिकेम कोल्ड, वी बिकेम हार्टलेस, ठीक है, एंड आवर हार्ट्स बिकम हार्ड, ठीक है, कि अब हम लोगों के लिए कुछ फील नहीं करते क्योंकि हम एक मैकेनिकल लाइफ में गुजार रहे हैं, मैकेनिकल लाइफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड वॉर और ये सारी चीजें इसके बाद। Clarissa worries that the party will be a failure until she sees a guest beat back a blowing curtain which served as a kind of border between the private soul and the public world. फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो the party seems to be a success. One of Clarissa's happiest memories is of the blinds blowing at Burton when she and her friends were young and honest communication was possible to greater degree. As the old woman in the window across from Clarissa's window suggests, true communication becomes harder as one grows older and more isolated. ट्रू कम्युनिकेशन ज्यादा हो जाता है जब एक इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है, वो ओल्ड हो जाता है तो उसका कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता है। यंगर्स के लिए कम्युनिकेशन करना आसान होता है, जैसे कि क्लैरिसा का जो बर्टन में टाइम था वो इजीली कम्युनिकेट कर पाती थी सैली के साथ और पीटर के साथ। अच्छा, अब इस पार्टी में क्या होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी सैली सेटन एज शी इज इन द प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द क्लैरिसा's मेमोरी। सारा जो नॉवल है उसमें सैली के बारे में जितनी भी बातें की गई हैं वो सब के सब क्लैरिसा की मेमोरी में की गई हैं, लेकिन अब पहली बार राइटर जो है वो नॉवल में प्रेजेंट कर रहा है सैली सेटन को इन रियल लाइफ, हकीकत में वो आ गई है इसकी पार्टी में। शी स्वूप्स इन अनएक्सपेक्टेडली, उसने एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि सैली भी आएगी, पार्टी अटेंड करेगी, क्योंकि सैली के साथ बहुत पुरानी बातें हैं, 20-30 साल पुरानी यादें जो वो उसकी मेमोरीज जिसको राइटर हम तक पहुंचा रहा है, तो उसका जो विजिट है वो अनएक्सपेक्टेड है। Having heard of the party from a friend as she was passing through town, Clarissa's first thought is that Sally looks nothing like what she remembered. Nothing like. अब वो पहले बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड थी उसकी तरफ, अब आप देखो शी इज 52 years old, ठीक है, तो सैली जो होगी उसकी भी तो उम्र तकरीबन 50, 55, 48, 50 साल, 55 साल होगी। तो एक तो इस तरीके से वो अट्रैक्टेड नहीं है अब उसकी तरफ, दूसरी कि जितना वो जो यंगर सैली थी वो दुनिया को तब्दील करने वाली थी और बड़ी फेमिनिस्ट थी और इनकलाबी थी और बड़ी रेबेलियस एटीट्यूड वाली थी,
अब जो सैली आई है वो लेडी रोस्टर है, पहली बात। और उसके बाद उसके 5 बच्चे हैं। वो कहती है कि आई हैव बिग इनॉर्मस बॉयज, सो शी ऑब्जर्व्स दिस विदाउट जजमेंट। एंड ये कहती है कि द लस्टर हैज लेफ्ट हर, सो शी ऑब्जर्व दिस विदाउट जजमेंट। और कहती है कि although it is wonderful to see her, but even then she adds that Sally is less lovely, पहले ज्यादा लवली थी। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल अट्रैक्शन, बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो वेट गेन कर लिया उसने, बहुत भारी जिस्म हो गया, मोटी हो गई है, और अब वो जाहिर सी बात है वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं है, तो इसलिए वो कह रही है लेस लवली। क्लैरिसा रिमेंबर्स विद सम डिसबिलीफ the Sally from Burton and cannot reconcile those images with Sally that has appeared in her home. Brazen, wonderful, creative Sally is now the wife of a miner. माइनर कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है, बड़ा अमीर आदमी है। द मदर ऑफ 5 सन्स, अ गार्डनर, अब ये क्या है, गार्डनर है। एंड अ लेडी, हर मैरिड नेम इज लेडी रोस्टर। दो क्लैरिसा लव्स फ्लावर्स, she does not grow them, and Sally's passion for her garden gives her an earthy and immediate physicality that Clarissa lacks. तो ये तो होगी भाई क्लैरिसा और सैली की बात। अब आ जाते हैं हम पीटर के बारे में कि सैलीज अपीयरेंस एट द पार्टी ब्रिंग्स द पास्ट क्रैशिंग इनटू द प्रेजेंट, कि पास्ट प्रेजेंट में आ गया ना, पूरा पास्ट उसका जो था वो पीटर वॉल्श और क्लैरिसा के बारे में, सैली के बारे में था, और वो दोनों प्रेजेंट में आ गए। एंड क्लैरिसा फेस नाउ विद द रियल वुमन फ्रॉम हर मेमोरीज must confront the present head-on. Clarissa and Sally barely have time to catch up before Clarissa leaves her with Peter to devote herself to other guests. पूरा नॉवल बर्टन के टाइम, सैली क्लैरिसा जो है वो बर्टन के टाइम को याद करती रही है और सैली को याद करती रही है, ब्यूटीफुल मेमोरीज, नॉस्टैल्जिक रही है। लेकिन रियलिटी देखो कि अब वो सामने आके खड़ी हो गई हैं, तो ये दो लम्हे बैठ के उनसे बात नहीं कर रही, और अपने बाकी गेस्ट जो इंपॉर्टेंट गेस्ट्स हैं उनको टाइम दे रही है, और कहती है मैं बाद में आऊंगी, तुमसे गपशप लगाऊंगी आके। और पीटर और वो दोनों जो है वो आपस में गपशप कर रहे हैं, सैली। ठीक है, Clarissa has spent years remembering, even lusting after Sally, and now that Sally is here in the flesh, सामने मौजूद है, उसकी memories में नहीं है, Clarissa cannot face her. As with Peter and the young woman he follows, Clarissa prefers fantasy to reality. ये बड़ा important है, जो आपने एक थीम समझना है कि she fantasizes more. तो आप ये देखो कि इंसान चीजें जहन में वो क्या कुछ बना के बैठी हुई है सैली के बारे में, जहन में वो पीटर के बारे में क्या कुछ सोचती है, उसकी मेमोरीज में वो कहती है कि मतलब कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड देयर हेड इंस्टेड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड देयर हेड, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। तो उसके जहन में वो इतना फैंटेसाइज करती है, जबकि अब हकीकत में फुल बॉडी इन फ्लैश वो सामने मौजूद हैं, तो वो बिल्कुल भी उनको इग्नोर कर रही है। तो शी फैंटासाइजेस मोर, ठीक है, शी प्रेफर्स फैंटेसी टू रियलिटी। इन मैनी वेज क्लैरिसा हैज स्पेंट हर लाइफ stuck in Burton with her memories of Sally and her occasional regrets about Peter simmering constantly under the surface of her life. Now here they are, both of them, Sally and Peter, and Clarissa barely speaks to them. The feeling she has about them are distant and hollow. अब वो जो सारी फीलिंग्स हैं वो डिस्टेंट है, माजी की हैं और होलो हैं। अबाउट द पास्ट है, माजी के बारे में। शी कैन नॉट ज्वाइन देम, अब वो सामना नहीं कर सकती असल में उनका। ओनली आफ्टर वॉचिंग द ओल्ड वुमेन नेक्स्ट डोर, जब वो देखती है उस ओल्ड वुमेन को सामने, एंड थिंकिंग अबाउट सेप्टिमस डेथ, शी गैदर द करेज टू फाइंड देम, अपने दोस्तों के पास फिर वो गैदर करती है नॉलेज और वापस आती है। To face the present fully, she must first come to terms with her own aging and eventual death. अब उसको ये रियलाइज, असल में पहले मसला ये था कि क्लैरिसा बहुत ज्यादा फील कर रही थी इस चीज को कि क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा वक्त गुजर गया है, मैं अब अट्रैक्टेड नहीं रह गई हूँ, लोग मेरे बारे में ये बातें करते हैं, ये बातें करते हैं, और वो अपने आप को अलाइव रखने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करती है। लेकिन जब वो उस ओल्ड वुमेन को देखती है और वो जा रही है, तो उसके जहन में सेप्टिमस की डेथ आती है, तो वो अब मानती है कि अब मुझे ये सच, ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हाँ, कि मैं एक ओल्ड खातून हूँ, मेरी एक एज हो चुकी है, और इवेंचुअली आई विल बी डेड वन डे एज वेल। तो इस चीज को वो मान जाती है, इस चीज को जो वो रियलाइज करती है। ठीक है, एंड में जो है वो हम
सॉलिटरी, वो अकेले कमरे में जब जाती है तो वहां पे सेप्टिमस के बारे में जो चीजें हैं उस पे हम थोड़ा सा एनालिसिस पढ़ लेते हैं कि when Clarissa retreats to the small solitary room to reflect on Septimus' suicide, she experiences a powerful revelation. इस पे एक चीज रिवील होती है, पावरफुल रेवलेशन। वो क्या है पावरफुल रेवलेशन? वो ये है कि जो क्लाइमेक्स भी है, असल में नॉवल का क्लाइमेक्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस नॉवल का क्लाइमेक्स क्या है, तो वो ये नॉवल का क्लाइमेक्स है जब क्लैरिसा वापस आती है कमरे में, सेप्टिमस की डेथ का जब लेडी ब्रेडशो उसको बताती है और वो वापस आती है और कमरे में आके तन्हाई में कुछ टाइम उसको कंटेम्पलेट करती है उस इवेंट को। The impression of the prime minister's body is still on the chair in the room, emphasizing that the soul is never completely alone or free from the influence of social pressures. कि इंसान तो चला जाता है जिंदगी से, लेकिन वो एक इंप्रेशन छोड़ के जाता है, ठीक है, हमेशा अपना एक इंप्रेशन छोड़ के जाता है जो सोशल प्रेशर का होता है। Clarissa feels that Septimus' death is her own disgrace, and she is ashamed that she is an upper class society wife who has schemed and desires social success. His death is also her disgrace because she compromised her passion and her soul when she married Richard, while Septimus preserved his soul by choosing death. अब क्लैरिसा कहती है कि सेप्टिमस के पास दो चॉइस थी, या तो अपनी सोल डॉक्टर्स के हवाले कर दे या मर जाए, खुदकुशी कर ले, अपनी जान दे दे। तो वो बहादुर है, वो तकड़ा आदमी है जी, उसने अपनी जान दे दी। जबकि क्लैरिसा कहती है कि मेरे पास भी चॉइस थी कि मैं पीटर से शादी करूं या रिचर्ड से शादी करूं या सैली के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करूं, लेकिन मैंने अपने पैशन को सामने रखा और मैंने अपनी सोल जो है वो रिचर्ड के हवाले कर दी। सो शी कंप्रोमाइज्ड हर पैशन एंड हर सोल व्हेन शी मैरिड रिचर्ड। उसका पैशन कुछ और था, उसके शौक कुछ और थे, उसके इरादे कुछ और थे, ठीक है। तो उसने सोशल स्टेटस की वजह से जो है एक एलीट क्लास में जाके शादी कर ली, रिचर्ड को हाँ बोल दी। शी रिमेंबर्स द लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स ओथेलो, यहाँ पे ओथेलो की एक लाइन आएगी कि इफ इट वर नाउ टू डाई, इट वर नाउ टू बी मोस्ट हैप्पी। ये ओथेलो के अंदर वो कहती है, शी हैज लिव्ड टू रिग्रेट हर डिसीजंस, शी हैज लिव्ड टू रिग्रेट हर डिसीजंस जस्ट एज ओथेलो डिड, कि ओथेलो को भी पछतावे हैं अपनी जिंदगी में। ओथेलो पछताता है, पहले जब उसके ज़हन में शक होता है तो डेस्टिमोना से उसने शादी की, डेस्टिमोना को मार दिया उसने, बाद में उसको जब रियलाइज होता है कि उसने शक की बुनियाद पर उसका कत्ल कर दिया, तो ओथेलो रिग्रेट करता है अपने एक्शन को। क्लैरिसा सीज हर लाइफ क्लियरली and comes to terms with her own aging and death, which ultimately enables her to endure. When she returns to the party, we see her from Peter's perspective, not her own. And the novel ends without any more glimpses into her mind. कि without any glimpse in her mind कि वो क्या सोच रही है, हमें नॉवल का इख्तिताम जो है इस पे नहीं मिलता। इसमें कुछ मेजर थीम्स हैं जिस पे मैं डिटेल में बात करूंगा, वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। एक तो कुछ बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, बाकी डिटेल वीडियो आपकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं डिटेल पे बात करूंगा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो है कम्युनिकेशन वर्सेस प्राइवेसी, कि throughout Mrs. Dalloway, Clarissa, Septimus, Peter, and others struggles to find outlets for communication as well as adequate privacy, and the balance between the two is difficult for all to attain. कम्युनिकेशन और प्राइवेसी के बीच में एक तजाद, हमेशा एक झगड़ा रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपको हर कैरेक्टर के अंदर। यहाँ पे Clarissa in particular struggles to open the pathways for communication and throws parties in an attempt to draw people together. Clarissa कहती है लोग कम्युनिकेट करें आपस में, तो उसके लिए ये पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है और कहती है कि वहां पे लोग गॉसिप करें, आपस में मुकालमा करें, बातचीत करें। At the same time, she feels shrouded within her own reflective soul and thinks the ultimate human mystery is how she can exist in one room while the old man in the house across from her exists in another. कहती है कि भी एक इंसान अपने कमरे में कैसे रह सकता है और दूसरा इंसान अपने कमरे में कैसे रह सकता है, ठीक है। तो प्राइवेसी के साथ भी कि भाई वही बात है कि वर्जीनिया वुल्फ का जो अपनी जो परसेप्शन थी कि एक राइटर के लिए, एक फीमेल के लिए अपना रूम होना चाहिए, अपनी विंडो होनी चाहिए जहां पे वो अपनी फ्रीडम, अपनी प्राइवेसी, अपनी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर सके, एंजॉय कर सके। Peter tries to explain the contradictory human impulses toward privacy and communication by comparing the soul to a fish that swims along in murky water, then rises quickly to the surface to frolic on the waves. अच्छा, फिर वॉर जो है उसने चेंज कर दिया लोगों का देखने का अंदाज।
इंग्लिश सोसाइटी को देखने का अंदाज कि व्हाट इंग्लिश सोसाइटी शुड बी, and understanding is difficult between those who support traditional English society and those who hope for continued change. Those people who support the traditional English society जैसे कि पीटर वॉल्श, और those who hope for continued change के लोग चेंज तब्दील होना चाहिए, तो इन लोगों के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फिर हमारे पास डिसइल्यूजनमेंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम जहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर के साथ डिसइल्यूजनमेंट कि थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मतलब 1800s द ब्रिटिश एम्पायर सीम्ड इनविंसिबल। आपको पता है कि कॉलोनियलिज्म में जो क्वीन विक्टोरिया का दौर था 1900 तक, तकरीबन पूरा 1800 की जो सदी थी, उसमें इंग्लैंड वाज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट ब्रिटेन, और उनको उसको इनविंसिबल कंसिडर किया जाता था कि जिसको कोई हरा नहीं सकता। द सन नेवर सेट्स ऑन द लैंड ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद मतलब आधी ज्यादा दुनिया पे जो है इंग्लैंड का कब्जा था। इट वाज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट ब्रिटेन। इट एक्सपेंडेड इनटू मैनी अदर कंट्रीज सच एज इंडिया, नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका, बिकमिंग द लार्जेस्ट एम्पायर द वर्ल्ड हैज एवर सीन। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि इट वाज अ वायलेंट रियलिटी चेक। वर्ल्ड वॉर आई, फॉर द फर्स्ट टाइम इन nearly a century the English were vulnerable on their own land. The Allies technically won the war, but the extent of devastation England suffered made it a victory in name only. Although जंग जीत गए थे, लेकिन इंग्लैंड जो है वो बस बराए नाम ही इंग्लैंड रह गया था, अब वो ग्रेट ब्रिटेन नहीं था। इंटायर कम्युनिटीज ऑफ यंग मैन वर इंजर्ड एंड किल्ड। 1916 में एक बैटल ऑफ सोम हुई इंग्लैंड में, which suffered 60,000 casualties, the largest slaughter in England's history. Not surprisingly, English citizens lost much of their faith in the empire after the war. So they did not lost the faith on their religion, but on the empire as well. अब वो इस empire को कुछ नहीं समझते थे. No longer could England claim to be invulnerable and all-powerful. Citizens were less inclined to willingly adhere to the rigid constraints imposed by England's class system, which benefited only a small margin of society, but which all classes had fought to preserve. तो ये एक तरह से डिसइल्यूजनमेंट है कि लोग जो समझ रहे थे कि भी इंग्लैंड कभी शिकस्त नहीं हो सकती, ये ग्रेट ब्रिटेन कभी खत्म नहीं हो सकता, ये इनविंसिबल है, जब ये जंग हुई तो सारे लोग जो है वो डिसइल्यूजन हो गए असल में। उसके बाद आगे हम बात करते हैं फियर ऑफ डेथ और थ्रेट ऑफ ऑपरेशन। ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट इसमें थीम है। थोड़ी सी बात मैं जो है 1-2 मिनट की वो वर्जीनिया वुल्फ के हवाले से आपसे कर लेता हूँ। वर्जीनिया वुल्फ की जो लाइफ है वो खुद बड़ी डिस्टर्ब गुजरी, मेंटली डिस्टर्ब थी, मेंटल इलनेस का शिकार थी। ऑल्दो शी हैज बीन अ वेरी गुड राइटर, शी केप्ट ऑन राइटिंग डिफरेंट नॉवेल्स। उसका जो नॉवल है वो बहुत सी उसमें आपको बायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी मिलते हैं। इसमें जो सेप्टिम देखो, वर्ल्ड वॉर, वर्जीनिया वुल्फ खुद उसने देखा वर्ल्ड वॉर का टाइम। उसके बाद वर्ल्ड वो खुद मेंटली सिक थी, मेंटली इल थी। सेप्टिमस के कैरेक्टर के साथ वर्जीनिया वुल्फ की बहुत सारी जो चीजें मिलती हैं। ऑल्दो शी रोट दिस नॉवल अर्लियर, और उसके कुछ साल बाद मतलब कि इसने और भी काम लिखे, नॉवेल्स लिखे, प्रोज लिखा, एसेज लिखे, द रूम ऑफ हर ओन लिखा इसने, ऑरलैंडो अपना नॉवल लिखा, और इस तरीके से इसने एक बायोग्राफी भी लिखी। तो मल्टीपल इश्यूज थे जिसकी वजह से शी गॉट दिस मेंटल ब्रेकडाउन, और शी स्टार्टेड फीलिंग सो मच सिक, ठीक है, मेंटली। और इसका जो हस्बैंड था लियोनार्ड वुल्फ, वो ऑल दो बड़ा कोऑपरेट करता था इसके साथ, तो लेकिन शी कमिटेड सुसाइड। इसने दरिया में जो है ये डूब के, वो एक रिवर में इसने डूब के जो है वो अपनी जान दे दी थी। सो शी हरसेल्फ शी कमिटेड सुसाइड। और सेप्टिमस का जो करेक्टर है उसको ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, और ये हमें देखने को मिलता है कि शी हरसेल्फ कमिटेड सुसाइड एज वेल। तो दोनों के करेक्टर में ये रिजेम्बलेंस है कि दोनों ट्रॉमा का शिकार हैं। इसके बहुत से ट्रॉमाज हैं, इसकी मदर की डेथ, इसके फादर की डेथ, फिर इसके जो स्टेप सिबलिंग्स थे, कहा जाता है, कुछ इसके हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय हर स्टेप ब्रदर्स। तो वो भी मतलब मुख्तलिफ ट्रॉमाज हैं इसकी लाइफ के, ठीक है। फिर इसकी मैरिड लाइफ ठीक थी, इसने बड़ा एक रोमांटिक सा अच्छा लेटर लिखा, जो इसका लास्ट लेटर है जो इसने अपने हस्बैंड को लिखा। उसने माना है कि भाई मैं अब जो है जिंदगी से थक चुकी हूँ, मैं
मेरे लिए जो ज़िंदगी का सब मुझे पता है कि अगर कोई मुझे बचा सकता है, इस कैफ़ियत में कोई मेरे काम आ सकता है, तो वो सिर्फ़ तुम आ सकती हो। अपने हस्बैंड को इसने लेटर लिखा और वो आखिरी नोट था असल में, वो जो आखिरी लेटर लिखा था, उसके बाद इसने अपनी जान दे दी थी। तो वर्जीनिया वुल्फ का ये जो नॉवल है, मॉडर्न नॉवल है, निहायत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है और इसमें हमने डिटेल में इस नॉवल पे बात की, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, उस पे भी हम बात करेंगे, आने वाले लेक्चर में मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। इसमें आपको थीम ऑफ एलिनेशन नज़र आएगा, इसमें आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आएगा, इसमें आपको जो है आइसोलेशन नज़र आएगी, इसमें आपको थीम ऑफ डेथ नज़र आएगा, इसमें आपको अपर क्लास एंड लोअर क्लास या आप कह लो इसमें क्लास स्ट्रगल नज़र आएगी। जिस तरीके से सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को देख लो, रज़िया को देख लो, अच्छा फिर आपको इसमें या मिस किलमैन के कैरेक्टर को देख लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस नॉवल में बड़ी प्रोमिनेंट मिलती हैं। फ़ियर ऑफ डेथ, ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, अटैचमेंट, ये सारे इसके बड़े इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको इस नॉवल की ओवरऑल एक डिटेल्ड जो है समरी, प्लॉट, एनालिसिस आपको आप तक पहुँच चुका होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद कर रहे हैं आप लोग, तो इसको बाकियों के साथ भी शेयर करो। मेरे से अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये बहुत लॉन्ग लेक्चर्स हैं, तो बेटे ये लेक्चर सीरीज़ है। लेक्चर जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का वो हमेशा 1 आवर का ही होता है और सम टाइम मैं 1 घंटे को एक्सीड कर देता हूँ। लेकिन ये 1 आवर लेक्चर्स जो होते हैं ये लेक्चर सीरीज़ हैं, इस पे छोटी वीडियोज़ इसलिए अवेलेबल नहीं है। छोटी वीडियोज़ के लिए, समरीज़ के लिए भी बाकी जो हमारे टेक्स्ट हैं उस पे मैंने कुछ नॉवेल्स पे, कुछ प्लेस पे जो है समरीज बनाई हुई हैं, ऑडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो आप वो जाके सुन सकते हो कि 20-25 मिनट में आपको पूरे नॉवल की समरी मिल जाती है। तो 25-30 मिनट के नॉवल में सब जो या ड्रामे की जो समरी होती है और 5-6 घंटे का जो एक पूरा सीरीज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये जो लेक्चर्स हैं, दर हकीकत ये सीरीज़ हैं हमारे कोर्स के, जो कोर्स है हमारा मॉडर्न नॉवल का जो कोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ 30 लेक्चर्स इन टोटल। इसमें हम 4-5 टेक्स्ट को कंप्लीट रीड करते हैं और हर जो हमारा लेक्चर होता है वो मिनिमम 1 आवर पे जाता है। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दैट कोर्स, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप देख सकते हो। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।